कहानी की शुरुआत में हम एक अलग सी दुनिया को देखते हैं। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग थे वो ऊपर आसमान में रहने के लिए चले गए थे एंड जितने भी लोग ज़मीन पर थे उन पर हुक्म चलाते थे। ऊपर आसमान की दुनिया में रहने वाले लोगों को नोबल्स कहा जाता था एंड नोबल्स ज़मीन पर रहने वाले लोगों को एक स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। फिर हम कहानी के मेन हीरो यान शुई को देखते हैं। उसने यहाँ पर अपनी एक गैंग बना ली थी एंड वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहा था कि हमें आज़ादी चाहिए, अब नोबल्स की एक भी नहीं चलेगी। वहाँ खड़े सारे लोग यान शुई की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तभी ही प्रोग्राम यान शुई को बताता है कि तुम्हारा मिशन अब कंप्लीट होता है, तुम अब अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। यान शुई हमसे कहता है कि ये वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड है जिन्हें मैं नोवेल वर्ल्ड कहता हूँ। इस नोवेल वर्ल्ड में जो कोई भी आता है उसे एक मिशन दिया जाता है। जब वो बंदा उस मिशन को पूरा कर लेता है तो उसे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है जिसके ज़रिए वो अपनी असली दुनिया में वापस जा सकता है। यान शुई इस वर्ल्ड में पिछले 10 सालों से फंसा हुआ था एंड यहाँ पर रहकर उसने काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा कर ली थी। तभी ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। यान शुई उसके अंदर चला जाता है तो सामने उसका असिस्टेंट वान वान उसका इंतजार कर रहा था। यान शुई तो आते ही सीधा अपनी कंपनी के ऑक्शन में जाने लगता है तो वान वान उसे रोककर कहता है कि मास्टर, हमारे पास सिर्फ 5 दिन है। अगर इन 5 दिनों में हमने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा नहीं किया तो हम लोग तो खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन यान शुई उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वान वान अपनी लाइब्रेरी में सो रहा था। तभी ही कहानी की फीमेल लीड शावरू वहाँ आती है। दिखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी से छुप रही है। वान वान को सोता देखकर वो उसी पोर्टल वाले कमरे में चली जाती है। वहाँ पर एक लैंप था, उसे जब वो टच करती है तो वो उसी नोवेल वर्ल्ड में पहुँच जाती है। अभी इस दुनिया में नोबल्स और जमीन पर रहने वाले लोगों के बीच में वॉर चल रही थी। फिर कहानी हमें 2 घंटे पहले की दिखाई जाती है। शावरू अपने डॉम में बैठी बैठी किसी से मैसेज पर बात कर रही थी। वो लड़की उसे कहती है कि मैंने सुना है कि लोंगशिया के ऑक्शन में आज प्रोफेसर यान भी आने वाले हैं। प्रोफेसर यान को आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा। ये कहना तो दूर की बात है क्योंकि प्रोफेसर यान की परछाई कैसी होती है ये बात भी किसी को भी नहीं पता है। प्रोफेसर यान शावरू का आइडल था तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज मैं ऑक्शन में जाकर उससे मिल ही लूंगी। तो उसकी एक फ्रेंड कहती है कि तुमने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा, क्या पता वो काला नाटा मोटा हो। तो दूसरी कहती है कि तुम थोड़ा पॉजिटिव सोचो, क्या पता वो हैंडसम रिच एंड यंग हो। शावरू कहती है कि तुम लोग बकवास करना बंद करो क्योंकि आज तो मैं अपने आइडल प्रोफेसर यान शुई से मिलकर ही रहूंगी। अगले सीन में वो उसी ऑक्शन वाली जगह पर होती है। वो कहती है कि मेरा नाम मो शावरू है और मैं 22 साल की हूँ। अभी मैं 4th ईयर आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने आइडल को देखने वाली हूँ। इतना सोचकर वो अंदर एंटर करती है। तभी ही उसकी नज़र एक सिक्योरिटी गार्ड पर जाती है। वो सोचती है कि इसकी नज़र इतनी तेज़ है कि इसकी बिना परमिशन के एक मक्खी भी अंदर घुस नहीं पाती। बेचारी शावरू वो डरते हुए अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी नज़र में वो आ ही जाती है एंड वो उसे अंदर घुसने नहीं देता। शावरू वापस आकर उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी तो उसकी फ्रेंड्स फॉर्म में आकर उसे कहती है कि तू चिंता मत कर, आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन तू अपने प्रोफेसर यान शुई से मिलकर ही रहेगी। फिर वो सभी लोग बड़े टेंशन के साथ कंपनी आती है एंड वहाँ पर आकर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने लगती है। इतने में शावरू मौका देखकर अंदर चली जाती है। यहाँ पर एक बंदा यान शुई से बहस कर रहा था कि मेरी लाई पेंटिंग रियल है ना कि फेक, ये मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करती है। यान शुई उस पेंटिंग को ध्यान से देखता है एंड थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि इस पेंटिंग का जो पेपर है वो मिंग डायनेस्टी का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेंटिंग भी मिंग डायनेस्टी की है। इसकी जो ड्राइंग है, इसमें जो औरत है, पोएम है, वो सब ये चिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। शावरू भागी हुई यान शुई को ढूंढ रही थी लेकिन तभी ही उस सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर पड़ जाती है एंड वो उसके पीछे भागने लगता है। शावरू सोचती है कि ये मेरा पीछा करना कब छोड़ेगा। वो उसे थोड़ा भगाती है एंड उसके बाद वो एलिवेटर में चढ़ जाती है। उस एलिवेटर में यान शुई भी था। शावरू से पूछती है कि क्या तुम प्रोफेसर यान शुई को जानते हो। अब प्रोफेसर यान शुई तो वहीं था तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम उसकी फ़ैन हो। वो कहती है कि हाँ, बहुत बड़ी वाली। तो वो कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। शावरू कहती है कि मेरा तो दिन ही खराब है, मैं आज भी उसे नहीं देख पाऊंगी।
तभी ही यानशुई की नजर शाओरू के पहने हुए ब्रेसलेट पर जाती है। शाओरू वहां से चली जाती है। यानशुई उसे फॉलो करने लगता है क्योंकि उसे उस ब्रेसलेट के बारे में शाओरू से कुछ पूछना था, लेकिन यहाँ शाओरू को गलतफहमी हो जाती है। वो सोचती है कि ये लड़का भी उसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिला हुआ है एंड वो मुझे पकड़ना चाहता है, इसलिए वो उसे बचकर भाग रही थी। एंड वो ऐसे ही भागते भागते वानवान की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। वानवान कहता है कि सत्यानाश, ये लड़की तो उसी पोर्टल वाले कमरे में चली गई है। वो जल्दी से यानशुई को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है एंड उसके बाद नोवेल वर्ल्ड में शाओरू के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो यहीं पर ही बैठा बैठा पढ़ रहा था। शाओरू नोबल्स के सोल्जर से बचने के लिए भागेगी, लेकिन वो पकड़ी जाएगी एंड नोबल्स के सोल्जर उसे ढूंढकर मार डालेंगे। तभी ही वहाँ पर यानशुई आता है एंड वो वानवान से कहता है कि उस लड़की के पास ट्रांसपोर्टिंग जेड ब्रेसलेट है। वानवान कहता है कि फिर सोचना क्या है, जल्दी से नोवेल वर्ल्ड में जाओ एंड उस लड़की और उस ब्रेसलेट दोनों को बचाकर वापस लेकर आओ। यानशुई उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वानवान कहता है कि मैं समझ गया, अगर तुम उसकी मदद करने के लिए गए तो तुम्हें उसे 3000 अलग अलग वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड एनिमेशन के बारे में समझाना पड़ेगा। यहाँ नोवेल वर्ल्ड में शाओरू को नोबल्स के लोग मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी ही कोई आकर उसकी मदद कर देता है एंड वो बंदा और कोई नहीं लेकिन वही सिक्योरिटी गार्ड था। वानवान कहता है कि ये लड़की याओदाओ को सिक्योरिटी गार्ड कह के क्यों बुला रही है, तो यानशुई कहता है कि याओदाओ का चेहरा सिक्योरिटी गार्ड जैसा है इसीलिए। वानवान कहता है कि इस लड़की की मौत अगर नोवेल वर्ल्ड में हो गई तो वो ब्रेसलेट भी अपने आप ही गायब हो जाएगा एंड इतने सालों से हम जो मेहनत कर रहे थे वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ नोवेल वर्ल्ड में सिक्योरिटी गार्ड, मेरा मतलब है याओदाओ, वो शाओरू से पूछ रहा था कि कौन हो तुम और नोबल्स के लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। शाओरू जो कि खुद कंफ्यूज थी एंड सोच रही थी कि वो ऐसी जगह पर कर क्या रही है, वो उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। याओदाओ गुस्सा होकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ मार देता हूँ। शाओरू कहती है कि हाँ मैं समझ गई, ये मेरा कोई सपना है, अगर मैं सपने में मर जाती हूँ तो मैं उठ जाऊंगी एंड यहाँ से बाहर निकल सकूंगी। वो याओदाओ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि जल्दी से मुझे गोली मारो। याओदाओ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी ही अचानक से गोली लग जाती है। शाओरू डर जाती है एंड कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये कोई सपना नहीं है। याओदाओ कहता है कि तुमने तो सच में मुझे काफी परेशान करके रख दिया है, तुम्हारा केस मैं अब भी खलास कर देता हूँ। लेकिन तभी ही वहाँ पर यानशुई एक हीरो की एंट्री लेता है। इस नोवेल वर्ल्ड में यानशुई का नाम हाइनिंग है एंड उसने हाइनिंग नाम से अपना एक खुद का गैंग भी बना लिया है। याओदाओ की गैंग और हाइनिंग की गैंग दोनों ही काफी टाइम से दुश्मन रही है, तो वो लोग पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी फाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करने की सोचते हैं। यानशुई कहता है कि इस लड़की को मैं लेकर जा रहा हूँ, तो याओदाओ कहता है कि तुम अभी मेरे इलाके में खड़े हो तो ये लड़की मेरी है। वानवान कहता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये सुनकर ये दोनों ही शॉक। याओदाओ उन्हें घूर कर देखता है तो यानशुई कहता है कि ये सच में मेरी वाइफ है। शाओरू कहती है कि कौन है तुम्हारी वाइफ? सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया प्लीज मुझे बचा लो, ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। वानवान कहता है कि हस्बैंड वाइफ में तो ऐसे झगड़े चलते ही रहते हैं। शाओरू याओदाओ को समझाने की ट्राई कर रही थी कि कैसे वो इस नोवेल वर्ल्ड में पहुंच गई, लेकिन तभी ही यानशुई उसे बेहोश कर देता है एंड अपने घर लेकर आता है। शाओरू की जब आंखें खुलती है तो प्रोग्राम उसे बताता है कि तुम्हारा नाम चिंगरू है और तुम फंगली की वाइफ हो, तुम्हारी स्किल कुकिंग और क्लीनिंग है, जल्दी से तुम इस कैरेक्टर को वेरीफाई कर दो। लेकिन वो ये सब कुछ पढ़कर शॉक थी एंड वो वेरीफाई बटन मतलब ओके बटन पर क्लिक नहीं करती। अगले सीन में वो किचन के सारे बर्तन को धो डालती है एंड उसके बाद सारे घर की सफाई कर देती है एंड फिर सोचती है कि मैं इतनी अच्छी और डिसेंट कब से बन गई, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो जोर से चिल्लाती है एंड उसके चिल्लाने की आवाज यानशुई भी सुन लेता है। तभी ही वहाँ पर शाओमी नाम का बंदा आता है। वेल ये लड़का भी यानशुई का एक असिस्टेंट है। वो वानवान को देखकर कहता है कि तू कौन है बे, क्या मेरे मास्टर तुझे किसी गली से उठा कर लाए हैं, तू क्या कोई भिखारी है? तो इस पर वानवान कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर का बचपन का दोस्त हूँ एंड मैं उसका प्यारा असिस्टेंट भी हूँ। यहाँ शाओरू को प्रोग्राम बार बार कह रहा था कि तुम अपने कैरेक्टर को वेरीफाई कर दो, तो वो तंग आकर ओके बटन पर क्लिक कर ही देती है। प्रोग्राम उसे दिखाता है कि उसके कैरेक्टर का नाम शाओरू है और शाओरू की जिंदगी में वो एक बस मामूली सी हाउस वाइफ है एंड उसका पति फंगली वो किसी साइंटिफिक रिसर्च में काम कर रहा
रहा है। वो एक एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था ताकि वो भी नोबल्स की तरह आसमान में जा सके। इस काम को करने के चक्कर में फंगली ने चिंगरू की तरफ ध्यान नहीं दिया। बेचारी चिंगरू उसके लिए अच्छा खाना लेकर जाती थी, लेकिन ये गधा फंगली वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि उसका चक्कर तो अपनी ही कलीग याया के साथ था। चिंगरू के सामने ही फंगली याया के साथ गुलछर्रे उड़ाता था। बेचारी चिंगरू की जिंदगी तो काफी ज्यादा मिजरेबल थी। शवरू उसकी ऐसी जिंदगी को देखकर रोने लगती है। तभी ही प्रोग्राम उसे कहता है कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को जिंदगी का मीनिंग समझाना है। यहाँ पर नीचे यानशुई वानवान से कह रहा था कि ये ट्रांसपोर्टिंग शेड काम नहीं कर रहा है। तभी ही शौमी जोर से चिल्लाता है कि मास्टर, सिस्टर इन लो यहाँ से भाग गई है। यानशुई जब ऊपर आता है तो वो देखता है कि शवरू खिड़की से पर्दे लगाकर भाग गई है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होती है। गाइस, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।